My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again, I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत नारी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन काल तथा मुस्लिम काल या मध्यकाल में नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी, अर्थात विमेंस एजुकेशन इन एंशियंट पीरियड एंड एज वेल एज इन मुस्लिम पीरियड और मिडवल पीरियड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि विमेंस एजुकेशन एंशियंट पीरियड में कैसी थी और मुस्लिम या मिडवल पीरियड में कैसी थी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाए। आज का ये वीडियो स्टार्ट किया जाए, आज की कक्षा स्टार्ट की जाए। इससे पहले आप सभी भाइयों और बहनों में से, आप सभी विद्यार्थियों और दोस्तों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियो आसानी से मिल जाए, आसानी से उसको आप देख पाएँ, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए और आपके अध्ययन कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो प्रिय दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए भाइयों और बहनों और प्रिय विद्यार्थियों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में नारी शिक्षा या विमेंस एजुकेशन इन एंशियंट पीरियड। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग एंशियंट पीरियड की बात करें या प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज वैदिक पीरियड एंड सेकेंड वन इज बुद्धिस्ट पीरियड। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोगों को आज पढ़ना है कि प्राचीन काल में नारी शिक्षा, तो प्राचीन काल में नारी शिक्षा के अंतर्गत इसको हम लोग दो हेड्स में पढ़ेंगे। पहला, विमेंस एजुकेशन इन वैदिक पीरियड या वैदिक काल में नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि विमेंस एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड या बौद्ध काल में नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्राचीन काल में नारी शिक्षा की बात हो रही है तो उसके अंतर्गत हम लोग जो है वैदिक काल में नारी शिक्षा की स्थिति तथा उसी के साथ साथ जब बौद्ध काल में नारी शिक्षा की स्थिति देख लेंगे तो हमारा प्राचीन काल या एंशियंट पीरियड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले विमेंस एजुकेशन इन वैदिक पीरियड या वैदिक काल में नारी शिक्षा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक काल था, वैदिक काल में स्त्रियों का बहुत ही अधिक सम्मान होता था। जब प्राचीन वैदिक काल की हम लोग बात करें तो प्राचीन वैदिक काल में स्त्रियों का बहुत अधिक सम्मान था। उस समय जो है स्त्री शिक्षा भी उन्नत पर थी। उस समय पुरुषों के समान स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यदि प्राचीन वैदिक काल की बात करते हैं तो वहाँ पर स्त्री शिक्षा जो है उन्नत पर थी और उस समय जो है स्त्रियों को जो है पुरुषों की भांति शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध है, उनको भी स्वतंत्रता थी कि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जैसा आपको बताया कि स्त्रियों का बहुत ही अधिक महत्व था। उस समय में प्राचीन वैदिक काल में कोई भी यह धार्मिक कार्य होता था तो उस धार्मिक कार्य में बिना पत्नी के पति भाग नहीं ले सकता था, अर्थात स्त्रियों का धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग लेना अनिवार्य था। अर्थात जब तक हस्बैंड और वाइफ था, पति और पत्नी दोनों लोग जो है किसी भी धार्मिक कार्य में भाग नहीं लेंगे तो धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता था। उस समय जो है स्त्रियों की इतनी अधिक महत्ता थी कि हम उस समय जो है स्त्रियों को या नारियों को अर्धांगिनी कहा जाता था या अर्धांगिनी समझा जाता था, और बिना स्त्री के जो है कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी यज्ञ हवन आदि जो है वो अपूर्ण समझा जाता था। अर्थात स्त्रियों का धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग लेना अनिवार्य था प्राचीन वैदिक काल में, और स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी समझा जाता था उस समय। साथ ही कोई भी याज्ञिक कार्य या धार्मिक कार्य हो उसमें जो है यदि स्त्रियों की भागीदारी नहीं होती थी, नारी की भागीदारी नहीं होती थी, या पति पत्नी दोनों एक साथ जो है कोई यज्ञ का कार्य, हवन का कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य करते थे तो यदि वे साथ नहीं होते थे, अगर पत्नी साथ नहीं होती तो उस यज्ञ के कार्य को या हवन के कार्य को अपूर्ण माना जाता था। तो कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय यही है कि प्राचीन वैदिक काल में स्त्रियों का बहुत अधिक महत्व था, उनको अर्धांगिनी समझा जाता था और कोई भी
कार्य हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो या कोई भी अच्छे कार्य होते थे, याज्ञिक कार्य होते थे, तो उसमें जो है ये अनिवार्य था कि पति और पत्नी दोनों अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों जो है मिलकर के भाग लें, तभी जो है उस कार्य को सफल या संपूर्ण माना जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन वैदिक काल में स्त्रियां जो है वैदिक साहित्य का अध्ययन करती थीं। क्यों करती थी? क्योंकि उस समय जो प्राचीन वैदिक काल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस समय स्त्रियों को जो है शिक्षा प्राप्त करने का पूरी तरह से स्वतंत्रता थी। ठीक उसी तरह से स्वतंत्रता थी जिस तरह से पुरुषों को मिलती थी। तो स्त्रियां भी जो है वैदिक साहित्य का अध्ययन करती थी और साथ ही साथ ऋग्वेद की अनेक संहिताओं की रचना भी स्त्रियों ने की है। तो चूंकि जो स्त्रियां होती थी उस समय की नारियां या महिलाएं होती थी, वे वैदिक साहित्य का अध्ययन करती थी, इसलिए जो ऋग्वेद की अनेक संहिताओं की रचना भी स्त्रियों ने की है। इससे प्रिय विद्यार्थी, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा का क्या महत्व था, स्त्रियों का क्या महत्व था। प्रिय विद्यार्थी, उस समय ऐसी स्त्रियां जो उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। अर्थात उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को प्राचीन वैदिक काल में ब्रह्मवादिनी की संज्ञा दी जाती थी, उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक काल में जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होती थी वह परिवार में होती थी, जबकि उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में हुआ करती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक काल में जो स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था होती थी तो प्राथमिक शिक्षा जो है परिवार में ही मिलती थी और उच्च शिक्षा जो है वो गुरुकुलों में मिलती थी। जैसे कि पुरुष जो है गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त करते थे, उसी की बात जो है स्त्रियां भी उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल में प्रवेश लेती थीं। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जो हम लोगों ने नारी शिक्षा या स्त्री शिक्षा की बात की, वो जो है उसका जो क्षेत्र था बहुत ही सीमित था। अर्थात जो वैदिक काल में जो नारी शिक्षा की स्थिति थी वो अत्यंत ही सीमित होती थी। वैदिक काल में केवल कुछ ही गिनी चुनी विदुषी स्त्रियों की चर्चा मिलती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संभवतः उस समय नारी शिक्षा अत्यंत ही सीमित थी तथा समाज के केवल संभ्रांत परिवारों की लड़कियों को ही शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलते थे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा हम लोगों ने देखा कि जो स्त्रियों की शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो परिवार में और हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा जो है गुरुकुल में हुआ करती थी। परंतु जब हम वैदिक काल के स्त्रियों की बात, शिक्षित स्त्रियों की या विदुषियों की बात करते हैं तो उनकी संख्या को देख के लगता है कि उस समय जो है जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही लिमिटेड थी, बहुत ही सीमित थी। सिर्फ और सिर्फ जो है उस समय जो संभ्रांत परिवार हुआ करते थे, कुलीन परिवार हुआ करते थे, सिर्फ उन्हीं घरों की स्त्रियां ही, उन्हीं घरों की बालिकाएं या लड़कियां जो है शिक्षा ग्रहण करती थीं और बाकी जो सामान्य घरों की स्त्रियां या लड़कियां या नारी जो है शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में जो नारी शिक्षा की स्थिति थी वह अत्यंत ही सीमित हुआ करती थी। प्रिय विद्यार्थियों, उस समय जो है स्त्रियों के लिए पृथक शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। अर्थात जब लड़कियां जो है, जब महिलाएं, लड़कियां जो है, बालिकाएं जो है घर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लेती थी, उसके बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाती थी। परंतु गुरुकुल में उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती थी। अर्थात स्त्रियों के लिए पृथक से शिक्षा के कोई संस्थान नहीं थे, गुरुकुल में कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण उनको जो है पुरुषों के साथ ही शिक्षा लेनी पड़ती थी। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक काल के पीरियड में गुरुकुलों में सह शिक्षा की व्यवस्था का प्रचलन था। अर्थात को एजुकेशन उस समय गुरुकुलों में था। स्त्रियों के लिए अलग से किसी प्रकार की संस्था या गुरुकुल में कोई भी व्यवस्था अलग से नहीं हुआ करती थी। उस समय भी जो शिक्षा व्यवस्था थी गुरुकुल में वो सह शिक्षा व्यवस्था थी, जिसके कारण जो है महिलाएं या लड़कियां जो है, स्त्रियां जो है पुरुषों के साथ शिक्षा ग्रहण करती थीं। प्रिय विद्यार्थियों, परंतु जो स्त्री शिक्षा का जो उत्तरदायित्व होता था वो परिवार पर ही होता था। अर्थात हमने पहले ही आपको बताया कि जो स्त्री शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो परिवार में ही उनको मिलती थी। तो जो स्त्री शिक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व था वो परिवार में ही होता था। वैदिक काल में जो नारी शिक्षा की व्यवस्था का प्रमुख उत्तरदायित्व परिवार पर होता था। पति, पिता अथवा कुल गुरु परिवार की स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक काल में जो स्त्रियां या
अच्छे कुलीन परिवार की, संभ्रांत परिवार की लड़कियां होती थीं, स्त्रियां या नारियों को शिक्षा देने का कार्य उनके पिता करते थे या पति करते थे, अथवा जो है जो परिवार के कुल गुरु हुआ करते थे वे जाकर के स्त्रियों को शिक्षा, लड़कियों को शिक्षा दिया करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, इससे यह स्पष्ट होता है कि चूंकि लड़कियों को शिक्षा जो है कुलगुरु या पिता या पति जो है परिवार में देते थे, तो इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई अलग से सुसंगठित व्यवस्था नहीं थी, अर्थात सुसंगठित व्यवस्था का अभाव था। या तो परिवार में जो है पिता, पति या कुलगुरु शिक्षा दिया करते थे, या फिर जो है गुरुकुल में जहाँ पुरुष शिक्षा ग्रहण कर रहे होते थे वहाँ पर जाकर के स्त्रियों को सह शिक्षा के रूप में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में सुसंगठित शिक्षा व्यवस्था स्त्रियों के लिए नहीं थी। प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं, उन विदुषी महिलाओं में नाम आता है घोषा, गार्गी, सीता, मैत्रेयी, आत्रेयी, शकुंतला, विश्वतारा, अपाला, उर्वशी, लोपामुद्रा, सुलभा आदि। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों और बहनों, एक प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं उस समय प्राचीन काल या वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं जिनका जो है जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की और जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो जो वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं थी वे ये हैं सुलभा, लोपामुद्रा, उर्वशी, अपाला, विश्वतारा, शकुंतला, आत्रेयी, मैत्रेयी, सीता, गार्गी, घोषा और आदि। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां वैदिक व साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करती थीं, किंतु इस काल के अंतिम चरण में स्त्री शिक्षा का महत्व कम हो गया। स्त्रियों के लिए वेद अध्ययन और वेद पाठ का निषेध कर दिया गया। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ ध्यान दीजिए कि उत्तर वैदिक काल में तो स्त्रियां जो वैदिक और साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करती थीं, परंतु इस काल के अंतिम चरण में स्त्री शिक्षा का महत्व कम हो गया। यहाँ पे देखिए कि स्त्री शिक्षा का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। स्त्रियों को वेद अध्ययन और वेद पाठ के लिए निषेध कर दिया गया, अर्थात जो उत्तर काल के अंत में, वैदिक उत्तर काल के अंत में जो है अंतिम चरण में स्त्रियों की शिक्षा का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। उनको जो है वेद अध्ययन या वेद पाठ करना जो है निषेध हो गया। वे वेद पाठ करने के ऊपर उनके ऊपर पाबंदी धीरे धीरे लगने लगी। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों हम लोग देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में स्त्री शिक्षा का महत्व कम होने लगा और धीरे धीरे स्त्री शिक्षा पे पाबंदी लगने लगी। वैदिक काल के अंतिम चरण के लगभग 200 ईसा पूर्व में बालिकाओं के विवाह की आयु को कम करके उसकी शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उपस्थित कर दिया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सबसे बड़ा अवरोध जो है बालिकाओं की शिक्षा में रहा या स्त्रियों की शिक्षा में रहा, वह यह रहा कि बालिकाओं की जो विवाह की उम्र थी उसको कम कर दिया गया, अर्थात कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, जिससे जो है लड़कियां शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी या उनकी शिक्षा प्राप्ति करने में सबसे बड़ा अवरोध रहा कि कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाना। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम रूप में 200 ईसा पूर्व तक बनी रही और इसके उपरांत जैसे जैसे समाज में स्त्रियों का महत्व कम होता गया वैसे वैसे स्त्री शिक्षा का पतन होता गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कह सकते हैं कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल में यदि स्त्री शिक्षा की बात की जाए तो वह 200 ईसा पूर्व तक जो है 200 ईसा पूर्व तक तो स्त्रियों की शिक्षा जो है कुछ ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद जो है जैसे जैसे जो है समाज में स्त्रियों का महत्व कम होने लगा, विवाह की उम्र जो है, विवाह की आयु कम कर दी गई, वैसे वैसे स्त्री शिक्षा का पतन होने लगा। स्त्रियों को जो है वैदिक पाठों को पढ़ने में या उसका वाचन करने में पाबंदी होने लगी और स्त्रियों को हायर एजुकेशन लेने में धीरे धीरे से उनके मार्ग में अवरोध या बाधा उत्पन्न किया जाने लगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वैदिक काल का जो पीरियड रहा उसमें जो स्त्री शिक्षा जो है 200 ईसा पूर्व तक तो बनी रही, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे स्त्री शिक्षा का पतन होने लगा और जो है स्त्रियों का महत्व भी घटने लगा। जैसे जैसे स्त्रियों का महत्व घटने लगा वैसे वैसे स्त्री शिक्षा का पतन होता गया। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं कि वीमेंस एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड या बौद्ध काल में नारी शिक्षा। प्रिय विद्यार्थियों,
बौद्ध काल में भी, जो बौद्ध काल के प्रारंभिक समय था, उसमें स्त्रियों को या महिलाओं को मठों में प्रवेश नहीं मिलता था, मठों में प्रवेश की पाबंदी होती थी। परंतु महात्मा बुद्ध जी ने, परंतु प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध जी ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। और जब महात्मा बुद्ध के द्वारा स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दिए जाने के कारण यह जो है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान रहा इसका। यह स्त्री शिक्षा को इसने एक नया आयाम दिया, जिससे स्त्री शिक्षा को एक नया जीवन मिल गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बौद्ध काल की बात करते हैं तो बौद्ध काल के प्रारंभिक वर्षों में स्त्रियों को मठों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, परंतु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति देकर स्त्री शिक्षा को एक नया आयाम दिया, और जिसके कारण स्त्री शिक्षा को एक नया जीवन मिला। बौद्ध काल की प्रमुख विदुषी स्त्रियां रही प्रिय विद्यार्थियों, शील भट्टारिका, संघमित्रा, विजयंका, शुभा, अनुपमा, सुमेधा आदि। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बौद्ध काल की बात करें तो बौद्ध काल की जो प्रमुख विदुषी स्त्रियां थीं जिनका नाम आता है वे नाम हैं शील भट्टारिका, संघमित्रा, विजयंका, शुभा, अनुपमा, सुमेधा आदि। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध काल में स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा से स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से समाज के कुलीन एवं व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों की शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला। प्रिय विद्यार्थियों, जो है डॉक्टर A.S. अल्टेकर का कथन है। A.S. अल्टेकर जी के अनुसार उन्होंने कहा कि द परमिशन गिवन टू वीमेन टू इंटर द संघ गेव अ फेयरली गुड इम्पिटस टू द काज ऑफ फीमेल एजुकेशन, स्पेशली इन अरिस्टोक्रेटिक एंड कॉमर्शियल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अकॉर्डिंग टू A.S. अल्टेकर ने यह कहा कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की जो अनुमति मिली थी, जो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो अनुमति प्रदान की गई, उसका जो सबसे अधिक फायदा रहा, उसका सबसे अधिक फायदा समाज के कुलीन वर्ग और व्यावसायिक वर्गों को मिला। अर्थात समाज के कुलीन एवं व्यावसायिक वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, उनकी शिक्षा के दरवाजे खुल गए, परंतु सामान्य लोगों की शिक्षा के दरवाजे नहीं खुले। सामान्य घरों की, सामान्य परिवारों की महिलाओं या लड़कियों की शिक्षा के लिए द्वार नहीं खुले, उनको बहुत अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला। द परमिशन गिवन टू वीमेन टू इंटर द संघ गेव a fairly good impetus to the cause of female education, especially in aristocratic and commercial section of society, according to A.S. अल्टेकर। प्रिय विद्यार्थियों, A.S. अल्टेकर ने कहा था कि जो संघ में प्रवेश करने की जो छूट मिली थी, इसका सबसे अधिक जो इम्पेटस या जो इसका सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला, वो मिला फीमेल एजुकेशन, स्पेशली ऑफ अरिस्टोक्रेटिक एंड कॉमर्शियल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अर्थात अरिस्टोक्रेटिक और कॉमर्शियल फैमिली को, जो समाज के अरिस्टोक्रेटिक एंड कॉमर्शियल लोग थे, अर्थात जो समाज के कुलीन एवं व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियां थीं, समाज के कुलीन एवं व्यावसायिक वर्ग के घर की महिलाएं थीं, अरिस्टोक्रेटिक एंड कॉमर्शियल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की परिवार के जो लड़कियां थीं, जो बालिकाएं थीं, उनको जो है इसका बहुत अधिक फायदा मिला। वे जो है प्रोत्साहित हुई और जो है बौद्ध मठों में या बौद्ध संघों में जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो संघ में प्रवेश करने की आज्ञा मिली थी, उसका जो सबसे बड़ा फायदा मिला वो समाज के कुलीन एवं व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों को मिला। समाज के कुलीन एवं व्यावसायिक वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। जबकि यदि हम लोग सामान्य परिवारों की स्त्रियों की बात करें तो उनको बहुत अधिक प्रोत्साहन इससे नहीं मिला। बौद्ध काल में भी शिक्षा केवल धनी मानी एवं कुलीन घरानों की अर्थात उच्च वर्गों तक ही सीमित रही। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रयुक्त कथन था डॉक्टर A.S. अल्टेकर का, उससे यह स्पष्ट हो गया कि बौद्ध काल में भी जो शिक्षा रही वह सिर्फ धनी मानी और कुलीन वर्ग तक ही सीमित रही, और सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए जो है शिक्षा नहीं थी। अर्थात जो बौद्ध काल की शिक्षा थी वह भी उच्च वर्गों तक ही सीमित रही, धनी मानी और कुलीन परिवारों तक ही या व्यावसायिक परिवारों तक ही सीमित रहा, और सामान्य लोगों के लिए, सामान्य परिवारों की स्त्रियों के लिए जो शिक्षा के दरवाजे थे वे नहीं खुल पाए।
तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों हम लोग कह सकते हैं कि भारत में बहुत लंबे समय तक जो सामान्य परिवारों की स्त्रियां रहीं या सामान्य स्त्रियां रहीं, उनकी जो शिक्षा रही वो उपेक्षित रही। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत में बहुत लंबे समय तक अर्थात पूरे प्राचीन काल में जो है, यदि हम वैदिक काल की बात करें या बौद्ध काल की बात करें, तो दोनों काल में हम लोगों ने देखा कि जो सामान्य परिवारों की स्त्रियां थी, जो या सामान्य स्त्रियां थी, उनकी शिक्षा जो है उपेक्षित रही, उनके शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ अमीर, धनी मानी या कुलीन घरानों के उच्च वर्गों के परिवारों की स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो रहा प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था। अब हम लोग देख लेते हैं विमेंस एजुकेशन इन मुस्लिम और मिडवल पीरियड, अर्थात मुस्लिम काल में या मध्य काल में नारी शिक्षा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुस्लिम काल में भी जो सामान्य स्त्रियां थीं, उनकी शिक्षा उपेक्षित रही। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि वैदिक पीरियड में और साथ ही साथ जो है बौद्ध काल में स्त्री सामान्य परिवारों की स्त्रियों की शिक्षा उपेक्षित रही, ठीक उसी तरह जो है मध्य काल में भी मुस्लिम काल में भी सामान्य स्त्रियों की शिक्षा उपेक्षित रही। अर्थात मुस्लिम काल में भी सिर्फ कुलीन परिवारों के घरों की लड़कियों के लिए जो है शिक्षा उपलब्ध थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा प्रचलित होने के कारण छोटी छोटी बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियां शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से वंचित रह जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, मुस्लिम काल में जो है बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलित था, जिसकी वजह से सिर्फ छोटी बालिकाओं के लिए जो है शिक्षा के द्वार खुले थे, वही सिर्फ जो है शिक्षा ग्रहण कर पाती थी। परंतु इनके अतिरिक्त छोटी बालिकाओं की जब उम्र बढ़ जाती थी तो उनको शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिलते थे, वे शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से वंचित रह जाती थी। अर्थात जो है बाल विवाह पर्दा प्रथा होने के कारण सिर्फ छोटी बालिकाओं को ही शिक्षा प्राप्त हो पाती थी और बड़ी अधिक उम्र की बालिकाओं को या बड़ी उम्र की बालिकाओं को जो है शिक्षा प्राप्ति के अवसर नहीं मिलते थे। और जो छोटी उम्र की बालिकाएं होती थी, अल्प आयु की जो बालिकाएं होती थी, उनको जो है मस्जिद से जो मकतब होते थे जुड़े, जो जहाँ पे जो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे होते थे, उन्हीं मकतबों में बालिकाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थीं। अर्थात यहाँ पर भी जो है बालिकाओं की शिक्षा के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि जो मस्जिद में मकतब चलता था, मकतब जिसमें प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जहाँ पे बालक या लड़के पढ़ते थे, वहीं पर ही अल्प आयु की बालिकाएं या छोटी छोटी बालिकाएं या छोटी कम उम्र की बालिकाएं जो है जा करके लड़कों के साथ मकतब में जो है प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करती थीं। प्रिय विद्यार्थियों, मुस्लिम काल में सामान्यतया लड़कियों को पढ़ाना सम्मान के विपरीत व मनहूसियत की निशानी समझी जाती थी। लड़कियों को घर पर ही सिलाई, कढ़ाई, खाना बनाना, बातचीत करने का सलीका आदि सिखा दिया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकाल में या मुस्लिम काल में छोटी उम्र की बालिकाओं को या अल्प आयु की बालिकाओं को तो मकतब में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी, परंतु बड़ी उम्र की बालिकाओं को, अधिक उम्र की बालिकाओं के लिए शिक्षा प्राप्ति करने के अवसर नहीं थे, बल्कि उस समय जो है लड़कियों को पढ़ाना सम्मान के विपरीत माना जाता था और लड़कियों को पढ़ाना एक मनहूसियत की निशानी समझी जाती थी। अर्थात उस समय जो है अधिक उम्र की लड़कियों को पढ़ाना जो है गलत दृष्टि से देखा जाता था, उसको मनहूसियत की निशानी मानी जाती थी। कहा यह जाता था कि अधिक उम्र की बालिकाओं को जो है अपना शरीर ढकना चाहिए, उनको पर्दे के अंदर रहना चाहिए, और इसी वजह से इस पर्दा प्रथा की वजह से ही बड़ी उम्र की बालिकाओं को जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते थे। उसमें लड़कियों को पढ़ाना ही सम्मान के विपरीत समझा जाता था, मनहूसियत की निशानी समझी जाती थी, बल्कि उनको शिक्षा देने के बजाय, उनको पढ़ाने के बजाय घर पर भी उनको सिलाई करना, कढ़ाई करना, खाना बनाना और बातचीत करने के सलीके आदि को सिखाए जाते थे। परंतु विद्यार्थियों, जो अमीर परिवार होता था, कुलीन परिवार होता था, जो राज परिवार होता था, ऐसे परिवारों की स्त्रियां व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण करती थीं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने वैदिक काल और बौद्ध काल में देखा था, उसी तरह यहाँ पर भी मुस्लिम काल में भी जो अमीर परिवार, कुलीन परिवार, राज परिवार हुआ करते थे, अमीर घरों के जो लोग होते थे, उनके परिवार के बालिकाओं के लिए, उनके परिवार की स्त्रियों के लिए व्यक्तिगत रूप से
से शिक्षा वे ग्रहण कर पाती थी, वे व्यक्तिगत रूप से शिक्षा की व्यवस्था उनको हो जाती थी। जो संभ्रांत, कुलीन तथा शाही परिवार होते थे, ऐसे परिवारों में प्रायः अपने घरों पर ही मौलवी तथा अन्य विद्वानों को बुलाकर परिवार की स्त्रियों की शिक्षा देने की व्यवस्था कर लेते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मध्यकाल में जो संभ्रांत परिवार होता था, कुलीन परिवार होता था या शाही परिवार होता था, ऐसे लोग जो है अपने घर पर ही स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था करते थे। वे अपने घर पर ही मौलवी को बुलाते थे या अन्य विद्वानों को बुलाते थे और उनके द्वारा अपने परिवार की बालिकाओं को, स्त्रियों को शिक्षा की व्यवस्था करते थे। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थी एक चीज़ यह भी स्पष्ट होता है कि जो सामान्य परिवार की स्त्रियां होती थीं, जो सामान्य परिवार की बालिकाएं होती थीं, उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती थी। प्रिय विद्यार्थियों, जो मुस्लिम काल की प्रमुख विदुषी स्त्रियां रहीं, उनमें नाम आता है रजिया सुल्तान, नूरजहां, चांद बीबी, गुलबदन बेगम, जेबुन्निसा, रानी रूपमती, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, माता जीजाबाई, मुमताज महल, जहां आरा, सलीमा सुल्तान आदि। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों और बहनों, ये जितने नाम हैं, रजिया सुल्तान, नूरजहां, चांद बीबी, गुलबदन बेगम, जेबुन्निसा, रानी रूपमती, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, माता जीजाबाई, मुमताज महल, जहां आरा, सलीमा सुल्तान, ये जो है सामान्य परिवारों की बालिकाएं या सामान्य परिवारों की स्त्रियां नहीं रहीं, बल्कि ये राज परिवारों की, शाही परिवारों की, कुलीन परिवारों की या संभ्रांत परिवारों की स्त्रियां थी। और ऐसी स्त्रियों ने शिक्षा उस समय मुस्लिम काल में ग्रहण किया और इसीलिए जो है मुस्लिम काल की प्रमुख विदुषी महिलाओं में इनका नाम आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो है स्त्री शिक्षा के बारे में या नारी शिक्षा के बारे में अध्ययन किया कि प्राचीन काल में नारी शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। उसमें हम लोगों ने देखा कि वैदिक काल में नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बौद्ध काल में नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी। उसके उपरांत हम लोगों ने मिडवल पीरियड में या मध्यकाल या मुस्लिम काल में देखा कि मुस्लिम काल में नारी शिक्षा की क्या व्यवस्था रही, नारी शिक्षा की क्या स्थिति रही। और प्रिय विद्यार्थियों, इन तीनों कालों में हम लोगों ने देखा कि जो नारी शिक्षा की स्थिति थी वह बहुत ही अच्छी नहीं थी, बल्कि जो नारी शिक्षा की व्यवस्था थी, नारी शिक्षा की स्थिति थी, वह नारी शिक्षा की जो सुलभता थी वह सिर्फ और सिर्फ अमीर परिवारों, कुलीन परिवारों, संभ्रांत परिवारों या राज परिवारों की स्त्रियों के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था हो पाती थी। और सामान्य परिवारों की स्त्रियों के लिए, सामान्य परिवारों की लड़कियों के लिए जो शिक्षा के दरवाजे बहुत ही अधिक नहीं खुले थे, उनके शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं होती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने नारी शिक्षा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक मध्यकालीन, वैदिक कालीन और मिडवल काल के बारे में जो नारी शिक्षा की स्थिति उसके बारे में अध्ययन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों, आपका यदि कोई सुझाव है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, तो आप जो है कमेंट में जा करके आप अपने प्रश्न को लिख सकते हैं, अपने सुझाव को लिख सकते हैं या आप अपना सलाह दे सकते हैं। कोई समस्या तो उसको भी व्यक्त कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन।